बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। वफाकी काबीना ने दो बड़े फैसले कर लिए हैं। एक तो इमरान खान साहब और उनके साथियों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाएगा, उसके लिए कमेटी बना दी है। और दूसरा, जिसका सबसे ज़्यादा शोर था, ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने के मुल्ज़िम रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए कमेटी बना दी है। तो ये दो बड़े फैसले हैं। और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स जो थी वो हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला क्या होगा? पंजाब में इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होने जा रही है। इमरान रियाज साहब भाग नहीं सके, कोशिश तो उन्होंने बड़ी की है, लेकिन ऐन मौके पर पकड़े गए हैं। और इमरान खान साहब को उनकी वजह से महज़ब माशरे याद आ रहे हैं अब। और जनाब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब को धमकियाँ मिल रही हैं। और वज़ीर आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज को भी इश्तहारी करार दे दिया गया है। तो जनाब सबसे पहले तो वफाकी काबीना का बड़ा अहम इजलास हुआ है, जिसमें बड़े बड़े फ़ैसले होने थे। तो दो बड़े फ़ैसले जिसका बहुत ज़्यादा शोर था, जो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आ गया था कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। 3 अप्रैल को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने की जो बात की और सारी चीज़ें थी, वो सब खिलाफ कानून था, खिलाफ आइन था। तो उस पर जो एक इजाफी नोट में जैसे आया था कि काबीना डिसाइड करे, यानी हुकूमत डिसाइड करे कि क्या इनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बनाना है, आइन तोड़ने का मुकदमा यानी आर्टिकल 6 लगाना है या नहीं। तो आज वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि इस हवाले से एक कमेटी बना दी जाए और वो कमेटी ये डिसाइड करे कि क्या इन लोगों पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये बड़ा अहम मामला है। गद्दारी का मुकदमा यानी आर्टिकल 6 का मतलब है जिसकी सज़ाए मौत है और इससे कम कुछ नहीं होना। तो ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा हमारे मुल्क में। तो जिन्होंने आइन तोड़े हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये आर्टिकल जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। एक दफ़ा लग भी गया है लेकिन उस पर कुछ हो नहीं सका है। तो एक ऐसे वाक़े में जिसमें बड़ी स्प्लिट जो है वो राय है लोगों की, इस पर हुकूमत ये करने जा रही है। अच्छा, जो आइन और कानून के मुताबिक अगर पेपर्स में देखें, अगर उसकी स्पिरिट के मुताबिक देखें, तो ऐसा अगर बनता भी है, जो कि अदालतों की तरफ से भी इस पर बाद में आएगी, रिमार्क्स आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा फ़ैसला है। हुकूमत जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बेशुमार मसाइल हैं और लोगों के मसाइल रोटी, पानी, कपड़ा, सेहत, तालीम, इस तरह के मसाइल में लोग घिरे हुए हैं, वहाँ ये बहुत बड़ा आइनी मसला है। क्या हुकूमत इसको लेकर बैठ जाएगी? और हुकूमत के अपने मसाइल क्या हैं? तो ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा। मेरे ख्याल में तो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा इस हवाले से जाना, क्योंकि एक पहले मुकदमा जो है आर्टिकल 6 का हुकूमत चला चुकी है। और इत्तफ़ाक़ ये है कि नून लीग ही की हुकूमत थी जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ वो केस किया था। और फिर बाकी जो है वो फिर तारीख़ है, वो हमारे सामने है कि फिर क्या हुआ। परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ा भी सुना दी अदालत ने। एक जो खुसूसी अदालत इस काम के लिए बनाई गई थी वो सज़ा भी सुना दी, लेकिन फिर एक और अदालत ने उस अदालत को ही उड़ा दिया। वो खैर सज़ा कि उस पर क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और उसी हवाले से हम मुशर्रफ साहब की वापसी का भी सुनते रहते हैं। बहरहाल हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब और उनके साथियों पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है। अब वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कमेटी, जिसमें तमाम पार्टियों को शामिल करके उनसे एक मुत्तफ़क़ा सी वो राय लेना चाहेंगे और उसके बाद ये कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। तो ये इमरान खान साहब और उनके साथियों के लिए एक परेशान कुन बात है। अगरचे आज शेख रशीद साहब ज़रा उछल रहे थे, आज उन्हें हाई कोर्ट से थोड़ा रिलीफ मिल गया, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें एंटी करप्शन वाले उन्हें हरासा ना करें। तो उसके बाद शेख साहब उछलने लगे। उन्होंने कहा देखते हैं, हम गद्दारी का मुकदमा बनाते हैं तो बना ले। ये लोग ऐसे ही करते हैं। ये पार्टी का पूरी रिवायत है कि इमरान खान साहब जलसों में खड़े होकर दुआएं करते थे कि मैं दुआएं मांगता हूँ कि ये लोग अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। और जब वो तहरीक आ गई तो कहते हैं वो अमेरिका ने उसमें किया है, साजिश की है। इमरान खान साहब, क्या आपको अपनी दुआओं पे यकीन नहीं है? क्या आपको अपने मौकलों पे यकीन नहीं है? चले मौकलों को भी छोड़ दें, आप तो दुआएं मांगते थे, तो मुमकिन है आपकी दुआ कबूल होगी। और कुछ दुआएं कबूल भी तो हो जाती हैं, जैसे आपकी वज़ीर-ए-आज़म बनने की दुआ कबूल हो गई थी। तो इसी तरह अगर आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ गई थी तो फिर आपको खुश होना चाहिए था, उसको फेस करना चाहिए था। आप तो भाग गए फिर वो डायरी उठा के। और खैर अब हम उस पर क्या बात करें। तो वो सारी चीज़ें जो थी। और दूसरा, वफाकी काबीना ने फ़ैसला किया है जो बहुत ही ज़्यादा एक शर्मनाक केस है, वो है रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब का। तैयबा गुल के हवाले से जो बातें हैं, जो ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं और उनके बयानात हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।
उनसे साफ जाहिर होता है। बहरहाल फाइनल फैसला तो अदालत में होगा उन सबूतों की बुनियाद पर कि क्या अदालत उन सबूतों को तस्लीम करती है या नहीं, लेकिन अभी तक बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि वो कल्प्रिट हैं। तो अब अदालत में ये मामला जाना है। हुकूमत ने एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है, कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है जो उनके खिलाफ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात करेगा। और ये एक बड़ा ही अहम मामला है हुकूमती सतह पर या किसी भी सतह पर, किसी इंडिपेंडेंट फोरम पर भी, कि लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना और ख़वातीन को इस तरह से ब्लैकमेल करना, ये सारी चीज़ें दुनिया के किसी भी हिस्से में शर्मनाक बात ही है, बस मैं तो यही कहूँगा। तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने तो फिर अन्नी डाल दी ना, मतलब वो ना सिर्फ उसमें नैब में, एक केस नैब में है तो दूसरा उनके मिसिंग पर्सनस के हवाले से है। मतलब आप सोचें कि वो लोग जिनके प्यारे मिसिंग वो हैं, लापता लोग हैं, और वो उनको ढूंढ रहे हैं, वो पहले ही एक शदीद तकलीफ़ और कर्ब में मुब्तला हैं, और उनके साथ जावेद इकबाल साहब क्या हरकतें कर रहे हैं। मतलब वो उन्हें फरमा रहे हैं उस खातून को कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत है। हुकूमत ने बहुत देर की है, लेकिन चलें, शुक्र है कि उन्हें किसी को ख्याल आ जाए कि इस हवाले से कार्रवाई की जाए। उसका बहुत बड़ा फ़ायदा दो चीज़ें होंगी। एक तो जो मुतासरा लोग हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और दूसरा ये कि जब इस किस्म के मुजरमों को सज़ा मिलेगी तो आइंदा आने वालों को एहसास होगा कि वो ऐसे ओहदों पर बैठकर, ताकत के जो ओहदे हैं जहां ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, वहां पर बैठकर लोगों को तंग करने की बजाय, उन्हें ब्लैकमेल करने की बजाय, उनका इस्तेहसाल करने की बजाय उनको इंसाफ मुहैया करें, उनके साथ हमदर्दी दिखाएं। ये हमदर्दी जस्टिस जावेद इकबाल साहब वाली नहीं, वो जो सर से पाँव तक चूमना शुरू कर देते हैं, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन मोहब्बत जस्टिस जावेद इकबाल साहब वाली नहीं जो वो कर रहे थे। वो बदतमीज़ी, वो बेशर्मी, वो वाहियाती है, वो मोहब्बत नहीं थी। तो अब अगर हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है, अगरचे एक मुश्किल फ़ैसला है, जस्टिस जावेद इकबाल साहब को अभी तक जो हुकूमत का रवैया था उससे लग ये रहा था कि हुकूमत शायद रिलक्टेंट है, हेजिटेंट है, वो इस पर नहीं करेगी, लेकिन अब ये फ़ैसला हो गया है। तो अब देखते हैं कि इस पर कार्रवाई आगे कैसे बढ़ती है। और उन्हीं के मज़ीद जो फिर कंपनी का असर भी तो होता है ना, तो उनकी जो डीजी लाहौर के थे, डीजी नैब, उनके खिलाफ भी इल्ज़ाम आए हुए थे। तो उनका मौका पर ये आ रहा है कि नहीं, वो तैयबा गुल की आवाज़ नहीं है जो ऑडियो है, वो तो निगत भट्टी है और वो कोई और केस था। मतलब डीजी साहब, पता नहीं फिर आपने किस किस के साथ क्या क्या बदतमीज़ियाँ की होंगी। ये तो फिर जब बातें खुलेंगी, और जो तरीक़ाकार है हमारे मुल्क में तफ्तीश का कि फिर मुजरिम को या मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दें और वो उनसे खुद ही बनवा लेंगे केसेस। अगरचे ये इंतहाई गलत चीज़ है। जहाँ पर हमारे पास सबूत मौजूद हों, हुकूमत के पास कोई चीज़ें ठोस शवाहिद हों, उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो जो केसेस हैं कम अज़ कम उसमें पकड़े जाएँ ये लोग, और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही काफ़ी है ताकि आइंदा के लिए लोगों के लिए एक लेसन हो और उन्हें एहसास हो कि इस तरह की वाहियात हरकतें नहीं करनी हैं। और जनाब इमरान रियाज साहब, मारूफ वो जो हैं एंकर और यूट्यूबर और इनकलाब के दाई, और जो कहते थे कि अब मैं तो नहीं भागूंगा, मैं तो खड़ा हूँ, वो फिर आज भागने लगे थे। दुबई जा रहे थे मौसूफ, और एयरपोर्ट से पकड़े गए हैं। और अब उन्होंने बहाना क्या बनाया उसके लिए कि मेरे कुछ टेस्ट ठीक नहीं आए हैं तो मैं मज़ीद टेस्ट करवाने के लिए दुबई जा रहा हूँ। एक तो ये वो कबीला है, चूँकि इमरान खान साहब के साथ एसोसिएशन है ना, जो हमेशा इस बात पर शोर मचाता था कि अपने मुल्क में इलाज की सहूलतें नहीं है, इलाज के लिए बाहर जाते हैं। तो हजूर वाला 9 साल से केपी में पीटीआई की हुकूमत है, आप वहाँ से जाके जो आपने टेस्ट करवाने करा लें। मतलब वो एक अवाम दोस्त वहाँ पे जो हुकूमत है, और जिनका मोटो ही सेहत पर काम करना था इमरान खान साहब का, तो उन्होंने तो वहाँ पे सेहत पे बहुत काम किया होगा। वहाँ तो बेहतरीन फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ से जाएँ और जाकर वहाँ जो टेस्ट करवाने करा लें। दुबई जाने की क्या ज़रूरत है। और वो तो जो भाग रहे थे सो भाग रहे थे, इमरान खान साहब उनकी हिमायत में उनसे भी आगे निकल कर आकर खड़े हो गए हैं। अच्छा, इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी दुनिया के किसी महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता कि जिस तरह से उन्हें जिस पिंजरे में रखा गया था, इस तरह से तो जानवरों को भी नहीं रखा जाता महज़ब माशरों में। तो इमरान खान साहब, आपने मुलजिमों के लिए या मुजरिमों के लिए कौन से वीवीआईपी गेस्ट हाउसेस और कमरे बनवा दिए थे जेलों में? 3.5 साल हुकूमत रही है ना। इमरान खान साहब बताएं कि मैंने तो जेलों में और नैब में और एंटी करप्शन में, उनकी जो होती है कस्टडी में रखने वाला सारा सिस्टम, उसके लिए ये सहूलतें दे दी थी।
वो बताएं ना, हमें महज़ब दुनिया का सुना रहे हैं कि वो पिंजरों में जानवरों को नहीं रखते, वहाँ का तो हमें पता है, आपको जितना पता है वो सारी दुनिया को पता है। ये आपका जो एक है ना जहन में सवार के हर चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा पता है, ऐसा नहीं है, सबको पता है। आप ये बताएं कि आपने 3.5 साल में जब आपकी जिम्मेदारी थी चीज़ों को ठीक करना, इस मुल्क को संवारना, और वो जो आप स्लोगन्स लेकर आए थे, जो नारे लगा के, जो सब्ज़ बाग दिखाकर हमें आए थे, उस पर बताएं कि आपने क्या किया है। और साथ ही एक और जो उनकी रिवायती अंदाज़ है, जैसे वो FIA के भी एक साहब की डेथ पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था जहर देने का और वो सारी चीज़ें, वो उन्होंने इसके लिए भी कह दिया। उन्होंने कहा मुझे तो ये भी खदशा है कि इमरान रियाज़ को जो है वो कोई जहर दिया गया हो। तो एक तो मतलब आप सोचें, नेगेटिविटी सोचें उनके जहन में क्या है, मतलब उनके ख्याल में जिसने भी किसी ने फौत होना है उसे जहर दिया जाना है। पता नहीं ये अपने इस दौर में किस किस को जहर देते रहे हैं और किस किस को इस तरह से मारते रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब हर बंदा यही लगता है कि उसे जहर दिया गया। अच्छा, दूसरी चीज़, जो कोई किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाए उस पर उनका ख्याल होता है ये पैसे बनाने के लिए, ये रिश्वतें खाने के लिए लगा है। जैसे वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की बेगम साहिबा के हवाले से उन्होंने बात की थी ना कि वो पैसे बनाएंगी और वो है, ओ भाई वो ग्रेड 21 की ऑफिसर हैं, वो ऑलरेडी ग्रेड 21 की ही एक पोस्ट पे काम कर रही थी, तो उन्हें एक पोस्ट से हटा के दूसरी पोस्ट पे लगा दिया। दैट्स इट, ये सिंपल सा मामला है। मतलब उसमें पैसे कहाँ से आ जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का मसला ये है कि चूँकि वो, फिर मैं उधर ही जाऊँगा कि रज़ी दादा साहब जो कहते हैं कि लम्हा मौजूद में जो गलत हरकत या ये जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे होते हैं। तो चूँकि अब तो मुझे तो यही समझ आती है कि फिर ये अपने दौर में शायद इसी तरह से लोगों को जहर दे देकर मारते रहे होंगे। जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी है, लोग नैब के कस्टडी में भी लोग अपनी जान से गए हैं, वो तो और अच्छा। अब ये जो सुना रहे हैं कि उनको कैसे रखा जाना चाहिए पिंजरे में, तो हमने देखा है कि प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी के, उनकी डेथ हो गई है और उनकी डेड बॉडी को भी हथकड़ी लगी हुई है और उसकी तस्वीरें इशू हो रही हैं। तब तो इन्हें शर्म नहीं आती थी। अब इमरान रियाज़ की बारी आई है तो इमरान खान साहब को परेशानी हो गई है कि वो उन्हें कैसे रखा जा रहा है। खैर मामला तो सिर्फ इमरान रियाज़ साहब का ही है ना, और तो कोई भी नहीं है। और जनाब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियाँ मिल रही हैं और उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात हो रही है, बल्कि कर दी गई है। अच्छा, उन्हें कौन धमकियां दे सकता है? एक सियासी जमात, तो वो सियासी जमात सबको पता है कि कौन हो सकती है। वो सियासी जमात जो अपने अलावा किसी को बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है। वो समझते हैं कि उनके अलावा सब झूठे हैं, काफिर हैं, गद्दार हैं। मतलब एक अजीब सा उन्होंने माहौल बना लिया है, एक घुटन का माहौल पैदा कर दिया माशरे में, जहाँ कोई सांस नहीं ले सकता, जहाँ कोई इख्तलाफी नज़रिया रख के, इख्तलाफी सोच रख के ज़िंदा ही नहीं रह सकता। ये तो उनका अंदाज़ है। और वो हर एक को चोर, हर एक को डाकू, हर एक को लुटेरा, और अपनी जो स्टोरी हैं उस तरफ नहीं आते। अपनी भी तो हजूरे वाला वो बताएं ना ज़मीनें, उसकी बात ही नहीं करते हैं। रोज़ जलसों में खड़े होकर तकरीरें फरमाते हैं, ये नहीं बताते कि वो जो अलकादिर ट्रस्ट के नाम पे मलिक रियाज साहब से ज़मीन ली थी वो क्यों ली थी और वो कहाँ है। ये नहीं बताते कि फराह गोगी को जो 250 कनाल ज़मीन मलिक रियाज साहब ने अलॉट की है वो उसके लंगर खाने के नाम पे, सरकारी लंगर खाने के नाम पे, वो क्यों दी थी और वो फराह गोगी के नाम पर क्यों दी थी, वो कहाँ है, उसका जवाब नहीं देते। ये नहीं बताते कि मलिक रियाज साहब के जो 50 अरब रुपए इंग्लैंड ने हमें वापस किए थे वो कहाँ गए हैं और उसका क्या हिसाब है, उसकी नहीं बात करते, हमें और तकरीरें सुनाते रहते हैं। तो इमरान खान साहब कोई अपनी चीज़ों पर भी बता दें, कभी हमें कुछ बताएं ना कि क्या हो रहा है। तो दूसरी चीज़ ये हो रही है कि इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो रही है, बल्कि हो गई है तकरीबन अब तो आज भी जलसे हुए हैं, खूब जलसे हुए हैं। इमरान खान साहब पहुंचे हुए थे फैसलाबाद पहले, और उसके बाद उन्होंने लाहौर आना था, और बल्कि आगे होंगे, अब तो पहुंच गए होंगे। मरियम बीबी ने आखिरी जलसा लाहौर में किया है और मुल्तान रवाना हो गई हैं, वो मुल्तान में कर रही होंगी जलसा इस वक्त। तो वही रूटीन की बातें हैं। मरियम साहिबा फरमा रही हैं कि शेर जो है वो आएगा, दोबारा आएगा शेर, और हम रिलीफ़ देंगे। पहली हुकूमत ने बहुत महंगाई कर दी थी। अच्छा, हालांकि महंगाई तो इस दौर में भी बड़ी हुई है, ये जो 3 माह का टाइम गुजरा है उसमें भी बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। सिर्फ एक चीज़ हुई है अभी तक, ये जो 18 रुपये का रिलीफ़ मिला है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई हैं तो हुकूमत को उसमें आया है। एग्रीड, बिल्कुल ठीक बात है, इसी तरह होना चाहिए। लेकिन जिन चीज़ों पे कंट्रोल हुकूमत कर सकती है वो हुकूमत को करना चाहिए। हमने कल भी बात की थी कि कंपनियां बंद हो रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, तो हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना होगा। सेटअप बनाने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है लोगों को लाने में, तैयार करने में।
बंद तो इस तरह से हो जाते हैं, एक चुटकी में हो जाएंगे। एक कंपनी ऐलान करती है और हज़ारों लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, तो वो बेरोज़गार लोग कहाँ जाएंगे। इलेक्शन कैंपेन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सा काम करने की ज़रूरत है अभी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब वो पुरानी बातों के साथ सिर्फ एक उन्होंने नई बात की है फैसलाबाद के जलसे में। उन्होंने कहा कि अली मैं तुम्हें बताऊंगा आइंदा से जलसा कैसे करना है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा माहिर कोई नहीं है जलसे करने में। तो इमरान खान साहब, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें एक्सपर्टीज़ आपके पास ना हो। दुनिया का कोई काम अच्छे से अच्छा हो या बुरे से बुरा हो, वो जितना अच्छा आपको आता है वो किसी को भी नहीं आता। अगर जितना अच्छा आप लोगों को और दुनिया को और मुल्कों को और चीज़ों को जानते हैं वो भी कोई नहीं जानता आपके क्लेम्स के मुताबिक। अच्छा, लेकिन हुकूमत नहीं चला सके आप 3.5 साल। वो जो 10 साल के मंसूबे बनाकर आए थे, 3.5 साल में धक्के खा रहे हैं, सड़कों पे खड़े हुए हैं, शोर मचा रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका हाल है। वो जो 100 लोगों की आपने टीम सेलेक्ट की थी इस मुल्क को चलाने के लिए, वो परफॉर्म नहीं कर सकी। उनमें सारे चोर डाकू निकले और आप खुद ही उनको बदलते रहे, इधर से उधर लगाते रहे, कुछ भी नहीं हो सका। तो और लाहौर का मार्का बड़ा अहम है, 4 सीटें हैं। 4 सीटों पे सिर्फ एक सीट ऐसी है अलीम खान साहब वाली जो थी, अलीम खान साहब ने जो छोड़ी है सीट, यानी जिस पे वो डिसक्वालीफाई हुए हैं, वहाँ पे पीटीआई के पुराने जो है कैंडिडेट उनको टिकट नहीं मिला है, बल्कि नून लीग ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। बाकी जगहों पे 3 जगह पे नून लीग ने उन लोगों को टिकट दिया है जो पीटीआई की तरफ से जीत चुके थे या आज़ाद लड़कर भी पीटीआई में शामिल हुए थे, उस फॉर्मूले के मुताबिक उनको दिया है। और सख्त मुकाबला है, स्पेशली एक हलके में तो एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है, वो है हमारी मसीही बरादरी का। हलका 167 है लाहौर का, जिसमें PP 167, जिसमें कोई 20-22 हज़ार वोट है मसीही बरादरी के। अच्छा, वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। एक बरादरी उनको कलेक्टिव, ज़ाहिर है उसमें ज़रा ऐसी कम्युनिटी में वो जो यूनिटी भी ज़्यादा होती है, उनको अगर जो भी पार्टी अट्रैक्ट करेगी, जो पार्टी उनको कन्विंस कर लेगी वोट लेने के लिए, उसको बहुत बड़ा एज होगा। सूबाई असम्बली के हलके में तो नेशनल इलेक्शन में भी 40-50 हज़ार वोट लेने वाला जीत जाता है, और ये तो बाई इलेक्शन है, ज़िमनी इंतखाब में इससे कम वोट लेकर भी लोग जीत सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके साथ साथ लाहौर में भी, जो कि बाकी जगहों पर भी होगा, मजहबी जमातों का जो वोट है वो भी एक अहम किरदार अदा करेगा। वो मुमकिन है 6 से 8 हज़ार वोट हों, लेकिन वो किसी भी पार्टी के लिए बड़ा अहम होगा। किसी एक पार्टी को हराने या दूसरे को जितवाने में वो बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। पार्टीज़ तमाम स्ट्रेटजीज़ देख के चल रही हैं, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, वो लाहौर हो, फैसलाबाद हो, झंग है, मुल्तान है, जहाँ पर भी आप हैं, अपनी पसंद की पार्टी के लिए बाहर निकलें, वोट डालने जाएं। जब आप वोट डालने जाएंगे तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, वो चाहे मिस्टर एक्स हों इमरान खान साहब के या कोई भी हो। आपको याद होगा कि इससे पहले इलेक्शन जो हैं, और स्पेशली शहरी इलाकों में जहाँ पे लोगों का रुझान ज़्यादा होता है वोट डालने के लिए, और लोग ज़्यादा विजिलेंट होते हैं, चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा होता है और पहरा देते हैं लोग, वहाँ पे इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाता है धांधली के ज़रिए। आप ये देखें कि 2002 में मुशर्रफ साहब का दौर था, और उसमें भी मुशर्रफ साहब की मर्ज़ी के जो है, लाहौर में 13 सीटें थी नेशनल असम्बली की। मैं अगर ब्रीफ सा सिर्फ ये बताऊं तो उन 13 में से 3 सीटें जीत सके थे वो, 2 काफ लीग ने और एक पैट की थी जो है ताहरुल कादरी साहब की पार्टी की, और बाकी सीटें जो थी मुस्लिम लीग नून और MMA और पीपल्स पार्टी, इन लोगों ने जीती थी। इसी तरह 2018 में ये जो इलेक्शन था, जिसके बारे में अगेन वो डाउट्स आते हैं कि उसमें मैनेज किया गया सारा कुछ हुआ, तो उसमें भी लाहौर में 14 थे कौमी असम्बली के हलके, जिसमें से 10 जो है मुस्लिम लीग नून ने जीती थी, और 4 सीटें सिर्फ PTI जीत सकी थी। और सूबाई असम्बली की 22 सीट्स थी, 30 सीट्स थी, जिसमें से 22 मुस्लिम लीग नून ने जीती थी, और सिर्फ 8 सीटें जो है वो PTI जीत सकी थी। वो क्या वजह थी कि लोगों में जोशो खरोश था, लोग निकले हुए थे, लोग पोलिंग स्टेशंस पे मौजूद थे, वोट कास्ट कर रहे थे। तो आप ये मौका ज़ाया ना करें, बाहर निकलें, अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुँचें, अपना वोट कास्ट करें। इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, अपने इस हक़ को इस्तेमाल करें। धांधली नहीं होगी, तभी मैनेज हो सकेगी जब आप सब लोग अपना वोट डालने के लिए जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और जनाब एक छोटी सी ख़बर और है कि हमज़ा शहबाज के भाई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को इश्तहारी करार दे दिया गया आज। अच्छा, वो चूँकि आ नहीं रहे हैं,
शहबाज शरीफ साहब का आप ये देखें रिकॉर्ड के अभी भी जब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे उन्होंने जाना था कुछ इफ्तिताह करने, इलेक्शन कमीशन ने मना किया तो वो बाज आगे वो नहीं गए, कानून की पाबंदी कर रहे हैं। इमरान खान साहब का रवैया ज़रा मुख्तलिफ होता था, वो इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद जाते थे, बाद में कोई फ़ाइन हो जाना, कार्रवाई होना, उन्हें इसकी परवाह नहीं होती थी। तो उनके बेटों को भी अगर सलमान बाहर हैं तो उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए। अब कोई धौंस धांधली नहीं है, अब कोई इदारे किसी प्रेशर में काम नहीं कर रहे हैं। अगर हुकूमत किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर रही है और वो क्लियर हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, वो गलत मुकदमात हैं, झूठे मुकदमात हैं, बोगस मुकदमात हैं, तो आएँ, पाकिस्तान वापस आएँ, अदालतों में फ़ेस करें और अपनी क्लियरेंस लें। ये बाहर बैठ के ट्वीट कर देना कि हम एहसन इकबाल के साथ ये हो गया और हमारे शेयर यूँ कर देंगे, ये मुनासिब चीज़ नहीं है। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म साहब को सोचना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनका बेटा, दूसरा बेटा हमज़ा शहबाज इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वज़ीर आला है। तो एक वज़ीर आला का भाई और एक वज़ीर-ए-आज़म का बेटा पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, डर के, उसको बाहर नहीं रहना चाहिए, उसको वापस आना चाहिए, अपने केसेस को फेस करना चाहिए। और वापस आने से याद आया कि इसहाक डार साहब ने भी तो वापस आना था, उन्होंने ख़ुद तो वैसे 17 तारीख दी थी, अब पार्टी ज़रा ये बता रहे हैं कि वो थोड़ा लेट हो जाएंगे। लेकिन ये भी एक इम्तहान है कि वो कब वापस आते हैं, आके अदालतों को फेस करते हैं, क्योंकि अब कोई धौंस धांधली नहीं है। अब कोई इदारा, नैब, FIA या IB, कोई भी इदारा हुकूमत के कहने पर उनके ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहा। तो अगर सब इदारे क्लियर हैं तो वो वापस आएँ। इसहाक डार साहब को भी चाहिए कि वापस आएँ। उनके बारे में तो सिर्फ अब पॉलिटिकल मसला लग रहा है कि पार्टी के अंदर ही लोग उनके ख़िलाफ़ हैं। तो ये पार्टी को सोचना होगा, पार्टी को डिसाइड करना होगा कि उन्होंने कैसे सबको इकट्ठे लेके चलना है और किस तरह चलना है। क्या वाकई उनमें कोई दरार है पार्टी में या वो सब मुत्तहिद हैं, ये इसहाक डार साहब की वापसी पे पता चल जाएगा। शुक्रिया।